आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान एवं अन्वेषण की पद्धतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता या प्रासंगिकता के बारे में चर्चा की थी। आज हम सामाजिक अनुसंधान के चरणों की हम चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान के स्टेप्स क्या है। अनुसंधानकर्ता जो अनुसंधान करता है, अनुसंधान के दौरान जो वैज्ञानिक पद्धति उपयोग में लेता है, वो वैज्ञानिक पद्धति किन किन चरणों से होकर गुजरकर अनुसंधान करती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप उन चरणों को यहाँ समझेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, विषय का चुनाव। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले अनुसंधानकर्ता समस्या का चुनाव करता है कि समस्या का कौन सी समस्या पर उसको अध्ययन करना है, उसका वो सिलेक्शन करता है। इसके पीछे अनुसंधान करना को ये देखना होता है कि जो मैं समस्या चुन रहा हूँ, जो भी समस्या मैं अनुसंधान के लिए निर्धारित कर रहा हूँ, उसके बारे में अनुसंधानकर्ता को ज्ञान होना चाहिए। उससे पहले कितना अनुसंधान इस प्रॉब्लम पर हुआ है, उसका ज्ञान उसको होना चाहिए। उस समस्या से संबंधित उपलब्ध साहित्य होना चाहिए। अगर समस्या से संबंधित उपलब्ध साहित्य की उपलब्धता नहीं होगी तो अनुसंधानकर्ता के लिए उस समस्या पर अध्ययन करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर बिना ज्ञान के नहीं तो वो प्राकल्पनाएँ कर पाएगा, और जब प्राकल्पनाएँ नहीं कर पाएगा तो उसको कोई दिशा और अनुसंधान में एक डायरेक्शन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अनुसंधान में सबसे पहला स्टेप है विषय का चुनाव। विषय का चुनाव। दूसरा है विषय का चुनाव हमने कर लिया, संबंधित साहित्य का अध्ययन। संबंधित साहित्य का समस्या के चुनाव के बाद जो समस्या हमने चुनी है, उस समस्या से संबंधित जो भी उपलब्ध साहित्य है उसका हमें अध्ययन करना होता है। अध्ययन क्यों करना होता है कि उसके बारे में हमें संपूर्ण ज्ञान हो जाए, वो हमारे दिमाग से वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। अगर वो जो समस्या हमने लिए वो हमारे दिमाग से क्लियर नहीं है तो हम सही अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोई छात्र असंतोष, एक प्रॉब्लम हम लेते हैं कि छात्र असंतोष क्यों बढ़ रहा है, तो छात्र असंतोष को हमें समझना होगा, उसको हमें डिफाइन करना होगा। छात्र असंतोष ये है, तो उसको हम कहाँ से समझेंगे? उस छात्र अनुसंधान से संबंधित जो भी उपलब्ध साहित्य है, छात्र असंतोष से संबंधित जो भी साहित्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी तो हम ठीक ढंग से अनुसंधान कर पाएंगे। उपलब्ध साहित्य का अध्ययन हो गया। तीसरी समस्या है, तीसरा चरण है प्राकल्पना का निर्माण। जब समस्या से संबंधित हम साहित्य का अध्ययन कर लेते हैं तो हमें काफ़ी अनुभव
और ज्ञान उस समस्या के बारे में हो जाता है और हम एक सामान्य आइडिया या सामान्य निष्कर्ष हम हमारे माइंड से निकाल लेते हैं, हम उसका सॉल्यूशन हमारे दिमाग से हम निकाल लेते हैं, एक काल्पनिक आंसर हम ढूंढ लेते हैं। वो काल्पनिक जो हल है, वो काल्पनिक जो सॉल्यूशन है, वो अपने आप में एक हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस अनुसंधानकर्ता क्यों निर्मित करता है, उसकी क्या जरूरत है? जब हम अनुसंधान ही कर रहे हैं, वास्तविक तथ्य हमें एकत्रित करने हैं, तो हम कल्पना क्यों करें? कल्पना हम प्राकल्पना इसलिए निर्मित करते हैं कि अनुसंधानकर्ता के लिए एक निश्चित दिशा तय हो जाती है कि अनुसंधान उस रिजल्ट तक हम कैसे पहुँचें। हालांकि वो प्राकल्पना हमने निर्मित की है, वो गलत भी सिद्ध हो सकती है और सही भी सिद्ध हो सकती है, लेकिन एक काम चलाओ रिजल्ट हमारे दिमाग में हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके आधार पर ही अनुसंधानकर्ता आगे बढ़ता है। फिर है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। प्राकल्पना निर्मित होने के बाद हम अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी समस्या कि हमारी समस्या किस प्रकार की है, उस आधार पर हम क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। क्षेत्र के निर्धारण के लिए कई बार उत्तरदाता को इसमें स्वतंत्रता रहती है कि वो अध्ययन क्षेत्र अपनी सुविधा के आधार पर भी वो चुन सकता है, और अध्ययन क्षेत्र कई बार अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर न छोड़कर उसको कुछ पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण भी करना होता है। तो हाइपोथेसिस के बाद क्षेत्र का निर्माण करना होता है। क्षेत्र का मतलब वह स्थान होता है जिसमें या जिसका अनुसंधानकर्ता को रिसर्च करना है, या उस क्षेत्र में से उत्तरदाताएं उसको चुनने हैं, वो क्षेत्र का निर्धारण होता है। क्षेत्र के निर्धारण के बाद सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों एवं प्रविधियों का निर्धारण। पांचवा पॉइंट है प्रविधियों या टेक्निक्स का निर्धारण, कि हमें अनुसंधान जो हम कर रहे हैं वो किस टेक्निक से करेंगे। उन टेक्निक्स का हमें पहले से डिसाइड करना होगा। टेक्निक्स का मतलब है कि हम अनुसूची के माध्यम से करेंगे, या प्रश्नावली के माध्यम से करेंगे, या इंडिविजुअल स्टडी से करेंगे। तो ये हमारे क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि वो क्षेत्र कितना बड़ा या छोटा है। अगर क्षेत्र बड़ा है तो हम अनुसूची या प्रश्नावली का उपयोग करते हैं, और अगर क्षेत्र छोटा है तो हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन पद्धतियों को हम 1 by 1 आगे उनका रीड करेंगे, उसमें भी डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर है छठा, टेक्निक्स का पूर्व परीक्षण। कहने का मतलब यह है कि जो टेक्निक्स हमने निर्धारित की हैं, जो टूल्स सामाजिक सर्वेक्षण या अनुसंधान के दौरान हम जो टूल्स और टेक्निक्स का निर्धारण करते हैं, उनका एक छोटे क्षेत्र पर हम उनका परीक्षण करते हैं। परीक्षण इसलिए करते हैं कि बाद में अनुसंधान के दौरान हमें कोई समस्या पैदा नहीं हो। समस्या पैदा करने का मतलब है कि हम जो टेक्निक्स और टूल्स का जो उपयोग कर रहे हैं, कहीं वो अनुसंधान के दौरान अनुपयोगी सिद्ध नहीं हुए। इसके लिए हम उस टूल्स और टेक्निक्स का
पहले ही परीक्षण कर लेते हैं। उसके बाद टूल्स और टेक्निक्स का परीक्षण हो गया। उसके बाद आता है तथ्य कलेक्शन, तथ्यों का कलेक्शन। तथ्य कलेक्शन या तथ्य संग्रह। विद्यार्थियों, जब टूल्स और टेक्निक हमने निर्धारित कर लिया और उनका पुनः परीक्षण कर लिया, तो अगले स्टेप या अगले स्टेप कि हम उनके माध्यम से तथ्य कलेक्शन करें। तथ्य कलेक्शन का मतलब है कि हम क्षेत्र में जाकर अनुसंधान करता सूचनाएं एकत्रित करता है, सूचनाओं का संकलन करता है। तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप होगा तथ्य संकलन। उसके बाद है इनका वर्गीकरण, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण। तथ्य संकलन के बाद अनुसंधान करता तथ्यों को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करता है, अर्थात उनका वर्गीकरण करता है उन तथ्यों की विशेषताओं के आधार पर, उन तथ्यों की नेचर के आधार पर अनुसंधान करता उन तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करता है। वर्गीकृत करने के बाद उनका विश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है, उनका कोऑर्डिनेशन करता है। तो ये इसका ये स्टेप हुए। नेक्स्ट स्टेप है इसका तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन, जो इसी में शामिल है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। तथ्यों का विश्लेषण वर्गीकरण के बाद हम उस टेबल से तथ्यों का एक जनरलाइजेशन करते हैं। इसमें विद्यार्थियों दो बातें होती हैं, एक विशिष्ट और एक सामान्य। सामान्यीकरण का मतलब है कि हमने विशिष्ट अध्ययन किया है, उस विशिष्ट अध्ययन के माध्यम से हमने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो सभी समाज पर या मानव समाज पर हम उसको लागू करते हैं, वो होता है जनरलाइजेशन। तो जो हमने निष्कर्ष निकाले, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, जो हमने अनुसंधान किया, उसका लास्ट स्टेप होता है उसका जनरलाइजेशन, कि लोगों के सामने अपने अध्ययन को प्रस्तुत करना। थैंक यू। आगे का वीडियो हम कल प्रस्तुत करेंगे।